पाऊस झाला, गारपीट झाली आणि शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. काल खेडच्या सभेमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदेसाहेब यांनी जे भाषण केलं त्या भाषणामध्ये त्याचबरोबर हा शब्द अनेकदा आला आणि हे सरकार शेतकऱ्याचं आहे, कष्टकऱ्याचं आहे असं ते वारंवार सांगत होते. सभागृहामध्ये 260च्या प्रस्तावावर आम्ही आज मागणी केली. मला सांगताना एक प्रामुख्यानं सांगायचं आहे की काजू प्रक्रियेवर इथे चर्चा होते, मोसंबी असेल किंवा फळबागा असतील, झाली पाहिजे, शेतकरी आहोत आपण. पण प्रामुख्यानं जो कापूस उत्पादक शेतकरी किंवा विदर्भाचा शेतकरी आहे त्याबद्दल कुठं चर्चा होताना दिसत नाही. मी अकोला जिल्ह्यातून येतो, त्यामुळे अकोला जिल्ह्यामध्ये आज 3447 हेक्टर क्षेत्रफळ हे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेलं आहे. अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यामध्ये जी महत्त्वाची गावं आहेत आस्टूल, पास्टूल, कोठारी, बुद्रुक, कोठारी खुर्द व तेल्लारा तालुका यामधली जे महत्त्वाची पिकं आहेत म्हणजे गहू असेल, कांदा असेल, मोसंबी असेल, त्याच्यानंतर संत्रा असेल म्हणजे फळबागा असतील आणि ह्या सगळ्या गारपिटीमुळं त्या उद्ध्वस्त झाल्यात. कृषी मंत्री कितीही सांगत असले तरी कृषी मंत्र्यांना सांगतो की जे कर्मचारी संपावर गेलेत, संपावर कर्मचारी गेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर सुद्धा सर्वे करायला जायला कोणी तयार नाही. थातूरमातूर सर्वे त्या ठिकाणी होतात. कालपर्यंत 35% नुकसान दाखवलं गेलं. शेतकऱ्यांचं 100% नुकसान झालेलं असताना सुद्धा 35%ची नोंद मंडळ अधिकारी करत असतील तर याचा अर्थ शेतकऱ्याला त्या उद्ध्वस्त झालेल्या पिकाचा मोबदला मिळणार नाही. त्याबद्दल आज मी स्वतः महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांना पत्राद्वारे आज या अकोला जिल्ह्यातील जो शेतकरी आहे जो या अतिवृष्टीमुळं आज हवालदिल झाला आहे त्यांना 100% पूर्ण मदत करावी यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे आणि आज सभागृहात पण ती मागणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँका सिबिल स्कोअर सक्ती करणार नाही असे शासनाने जाहीर केले होते. मात्र आजही तो निकष लावला जातो आणि तो सिबिल स्कोअर म्हणजे तो सिबिल स्कोअरची सक्ती असल्यामुळं शेतकऱ्याला बँकेच्या लाभापासून वंचित राहावं लागतं किंवा राष्ट्रीयकृत बँका ज्या आहेत त्या शेतकऱ्याचं एक प्रकारे आर्थिक शोषण करण्याचा प्रयत्न करतात. राज्य सरकारला आम्ही विनंती केली की राज्य सरकारने जो आदेश केला आहे बँका पायमल्ली करत आहेत त्या आदेशाची आणि या बँकांविरुद्धसुद्धा कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि सिबिल स्कोअर सक्ती करण्यात येऊ नये असं शासनाला आम्ही विनंती केलेली आहे. सिबिल स्कोअरची जर सक्ती झाली तर राष्ट्रीयकृत बँका ह्या शेतकऱ्याला पिचण्याचा प्रयत्न करतात. अवैध सावकार जे आहेत ते सुद्धा शेतकऱ्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात. एकीकडे अस्मानी आणि सुलतानी संकट असताना अशा प्रकारे जर ती गडचेपी होत असेल बँकांकडून आणि खाजगी सरकारांकडून तर यावर चाप बसवण्यासाठी आम्ही सरकारला निवेदन केलं. जर सरकारने या प्रकाराला गांभीर्याने घेतलं नाही, आमच्या शेतकऱ्याला, बळीराजाला जर या सरकारने न्याय दिला नाही तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळ आहे त्यांना हे सरकार शेतकऱ्याचं आहे हे सांगण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार उरणार नाही. त्यामुळे आज त्यांना विनंती केली. आज जसं कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तुम्ही मान्य करून संप मागे घेतला तो झाला पाहिजे. जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात काही गोष्टी असतील त्या पण त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत, पण शेतकऱ्याच्या मागण्यासुद्धा रास्त आहेत. 350 रुपये तुम्ही निर्यात दर कांद्याचा क्विंटल मागे ठरवला आहे, मात्र तुम्ही निकषात अट पण टाकलेली आहे की ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आपला कांद्याचा लिलाव केला असेल त्यांनाच तो 350 रुपये हेक्टरी काय तो अनुदान मिळणार. पण ज्या शेतकऱ्यांनी तो कांदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लिलावात नेला नसेल तर त्या शेतकऱ्यांना हे सरकार काय देणार याचं उत्तरसुद्धा अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून आम्हाला अपेक्षित आहे. आम्ही मायबाप सरकारला विनंती करतो की आम्ही शेतकऱ्यांची मुलं आहोत आणि शेतकऱ्यांच्या आता झालं आहे असं की शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास जातो आहे आणि मात्र एकीकडे साधा लवलेशसुद्धा कुठलं मंत्र्यांच्या तोंडावर दिसत नाही. ठीक आहे, तरी अजून 5-7 दिवस बाकी आहेत. आम्ही वाट बघू की शेतकऱ्याला हे सरकार काय घोषित करतं शेतकऱ्यांसाठी किंवा जो आता उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी आहे त्याला बळ देण्याचं काम हे सरकार करून हे प्रामाणिकपणे शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभा आहे का हे सिद्ध हे सरकार करू शकते का याची वाट पाहू. आणि रविकांत तुपकरांनी जे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आंदोलन केलं होतं त्यांच्यावर सुद्धा पोलिसांनी दडपशाही करून चुकीच्या पद्धतीने त्यांना जो त्रास दिला
ते सुद्धा गुन्हे परत घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेते श्री अंबादासजी दानवे यांनी सभागृहामध्ये कृषी मंत्र्यांना त्यांच्यापुढे तो प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यावरही त्यांनी अंमलबजावणी केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल होत असतील, प्रशासन दडपशाही करत असेल, पोलिसांचा त्रास होत असेल, लाठी हल्ले होत असतील, तर हे सुद्धा आगामी काळात सहन केल्या जाणार नाहीत. तुर्तास एवढंच सांगायला मी आलो आहे. आपल्याकडून काही प्रश्न या संदर्भात असतील तर ते अवश्य विचारावे. शेतकऱ्यांसंदर्भात काही प्रश्नच नाही तुमच्याकडे? सर, किसान को लेकर आपने जो मुद्दा है वो हिंदी में बताइए. देखिए, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख इस देश के पहले कृषि मंत्री थे. 1960 में इस देश के जो मुख्यमंत्री बने यशवंतराव चौहान साहब, उन्होंने भी किसानों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया. स्वर्गीय वसंतराव जी नाइक साहब हो गए, या अभी जो खासदार शरद चंद्र जी पवार साहब है जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी किसानों के लिए, खासकर प्याज उत्पादक किसानों के लिए खाली घोषणा ही की नहीं तो उनको दिलासा देने का काम किया. पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरीके का नुकसान वो गारपीट द्वारा हो या फिर जिस तरीके का नुकसान इस किसानों का हुआ है, उनकी फसल आज लगभग समाप्त हो चुकी है, खलास हो चुकी है. उनका प्याज होगा, गेहूं होंगे, उनके जो अंगूर होंगे, जो जिसको हम कहते हैं बाग बगीचे, आज सब किसानों का उद्ध्वस्त हो चुके हैं. किसानों को दिलासा देने की ज़रूरत है. कल महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब की खेड़ में जो सभा हुई, उन्होंने कहा था ये सरकार किसानों के साथ है, किसानों के साथ ये सरकार रहने वाली है. तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से मैंने विनती की है कि हमारे अकोला ज़िले में भी बहुत बड़ी तादाद में किसानों की फसल जो है वो पूरी तरीके से किसान वहाँ पे ध्वस्त हो गया है. पूरी तरीके से उनकी फसल आज समाप्त हो चुकी है. क्या आप क्या दे सकते हो? आज जो पंचनामा करने के लिए जाने वाले जो अधिकारी है वो तो यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं. उन अधिकारियों का भी वो फ़र्ज़ बनता है, उनकी नैतिकता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो किसानों तक जाए. और 100% अगर किसानों का नुकसान हुआ होगा तो सर्वे में भी उन्होंने यही लिखना चाहिए कि 100% नुकसान हुआ है और इसका पूरा मुबदला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों को देना चाहिए. इसके लिए हमने आवाज़ उठाई. हमारे अकोला ज़िले का पातूर तहसील हो या तेलारा तहसील हो, दोनों तरफ किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है, मांग की है. मेरे हाथ में जो खत है वो माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को है. ऐसा खत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे महाराष्ट्र के कृषि मंत्री उनको भी दिया है. अगर आप संवेदनाशील हो तो आने वाले अधिवेशन में किसानों को कुछ ना कुछ दो, और आप असंवेदनशील हो तो जैसा चल रहा है कानून आपका वैसा चलने दो. सिविल की एक बड़ी रिक्वायरमेंट बैंकों द्वारा रहती है. जो नेशनलाइज बैंक का है या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो होंगी, उन्होंने ऐसी शर्त रखी है कि किसानों को सिविल की एक शर्त उन्होंने रखी है. तो ये शर्त किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, इस सिविल की वजह से किसानों को किसी भी बात का लाभ नहीं मिलता. जो क्रॉप लोन किसान लेते हैं तो राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज जो बैंक का है वो सिविल स्कोर की वो सख्ती करता है, वो कानून भी हटाया जाए, ऐसा हमने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री को कहा है. और मुझे लगता है, आशा है, अपेक्षा है, जिस तरीके से अनशन पे बैठे हुए लोगों की समस्या सुनकर आपने उनको एक मौका दिया, आपने उनको एक चांस दिया, आज वो खुश होके गए, वो भी ज़रूरी है. लेकिन महाराष्ट्र में किसान जिसके भरोसे आज हम नाम लेते हैं, जिस गाड़गे महाराज तुकलोजी महाराज का, और तुकलोजी महाराज का एक पुराना भजन था जो हम गाते थे कि जब किसानों की देखूं भलाई मैंने खुशियाँ मनाई, क्योंकि दुनिया का पोशिंदा वो है, उसमें झूठी जरा सी नबू है, साफ दिल का वो प्यारा रबू है, उसके हुकूमत से पली बादशाही, जिसके हुकूमत से यहाँ बादशाही पलती हो, उस किसान को अगर भूखा रखा जाता होगा तो सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो या विपक्ष सरकार हो, अगर विपक्ष भी सत्ता में आ गए और किसानों के बारे में अगर कोई वो पूरी या किसानों को न्याय नहीं दे पाते तो वो सरकार ज़्यादा टिकती नहीं. इसीलिए शिंदे सरकार से हमें अपेक्षा है कि 3 दिनों में जिस तरीके से किसानों का नुकसान पूरे महाराष्ट्र में हुआ, जल्द से जल्द वो किसानों को जिस तरीके से वो कहते हैं भाषणों में कि हम किसानों के साथ हैं, तो जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए. इतनी विनती मैं इस आपके चैनल द्वारा मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय से करता हूँ. सर, बागेश्वर बाबा जो है मुंबई में 2 दिन की सभा हुई, उसके बाद उन्होंने मुंबई के बड़े बड़े मुंबा देवी
हुई, सिद्धिविनायक मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया को बाइट दिया, कहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, सनातन बनाकर रहेंगे और इसकी शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से होगी। किस तरह देखते हैं आप? बागेश्वर बाबा की 10 पीढ़ियाँ भी ऊपर से अगर नीचे आई तो महाराष्ट्र या भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। बागेश्वर बाबा जिस भगवान का नाम लेते हैं, उस भगवान कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य और ग्लानिर्भवति भारत, यानी इस देश का नाम भारत था, जो भीमराव रामजी आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इंडिया रखा था, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, इट्स कॉल इंडिया। तो ये भारत राष्ट्र है, ये भारत ही था, भारत ही रहेगा। ऐसे बागेश्वर बहुत सारे आए गए। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के खिलाफ एक कड़ा कानून है। ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, तुकाराम महाराज की और गाडगे बाबा की भूमि है। अगर आज गाडगे महाराज जीवित रहते तो गाडगे महाराज खराटे से बागेश्वर बाबा को आगे और पिछवाड़े में बहुत ताकत से उसको ठोकते थे। लेकिन हम इतने ऐसे कायर क्यों हो गए? हम महाराष्ट्र में जो तुकाराम महाराज को मानने वाले और गाडगे महाराज को मानने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे कायर की तरह क्यों रहते हैं भाई? अगर तुकाराम महाराज ने हानोनी थोबाड़ फोड़ा ऐसा कहा होगा, तो बागेश्वर बाबा जैसा उल्लू का पट्टा यहाँ पे आके अगर प्रवचन देता हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिस तुकाराम महाराज के खिलाफ उसने बहुत गंदी बातें की, उसका प्रवचन होता कैसे? मैं तो कहता हूँ जिसने उसके कार्यक्रम का नियोजन आयोजन किया उन पे भी FIR दर्ज हो। मुझे पता है मीरा भाईंदर में यहाँ के विधायक गीता जैन, इन्होंने उस प्रोग्राम का आयोजन किया था। गीता दीदी, जब महावीर भगवान की जयंती आती है, आप खत लिख देते हो, 10 दिन पूरा मांसाहार बंद रहता है, शराब के दुकानें बंद रहते हैं, क्योंकि महावीर भगवान बुद्ध की ये धरती है। और जिस तुकाराम महाराज का अपमान बागेश्वर जैसा नीच आदमी करता है, उसके प्रवचन लेने के बाद आपको ये क्या दिखाना है जनता को कि ऐसी गंदी नाली के लोग हम यहाँ पे आके, ऐसे गंदी नाली के किले हम यहाँ पे आके उनका प्रवचन सुनाएंगे? कौन सा सत्संग है ये? ये तो कुसंगी बाबा है, ये तो पाखंडी बाबा है, जो हाथ से रुद्राक्ष निकालता है ना, जो हाथ से बभूति निकालता है। उस बाबा को हम पूछना चाहते हैं कि बाबा, हमारे भारत में 50% लोग भूखे सोते हैं, अगर तुझ में दम है तो ऐसा हवा में हाथ घुमा और तेल का डिब्बा निकाल, ऐसा हवा में हाथ घुमा, गेहूं का पोता निकाल। ऐसी बातें बाबा के अगल बगल में छुपाई नहीं जाती। इस पे भी हमारे संतों ने कहा है, झटका दिया जब हाथ को पेढ़ा मिठाई ला दिया, खाली उंगली को घिसो अत्तर सुगंधी पा लिया, ये तो जादूगर भी कर सके, क्या संत कहना इसे? याद रखना भाइयों, ये गुरु नहीं गुरुगुर है। कुत्ते भी कुछ ठीक है, पर ये लुबाड़े शुर है। इनसे कुत्ते अच्छे हैं कि हाथ चलाकी करके पेट भरते हैं। तो ऐसे गंदे नाली के कीड़े अगर हमारे महाराष्ट्र में लाते होंगे ये लोग, तो मैं उनका सख्त तरीके से यहाँ पे विरोध करता हूँ। और बागेश्वर बाबा जैसे पाखंडी लोग आइंदा इस महाराष्ट्र में कदम ना रख पाए, ऐसे वारकरी संप्रदाय से मैं विनती करता हूं कि हमारे रगों में अगर तुकाराम महाराज का खून बहता है, हमारे रगों में अगर नामदेव महाराज का खून बहता है, हमारे रगों में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का खून बहता है, तो ये खून तुम्हारा खौलता क्यों नहीं? यही सवाल मैं हमारे सब वारकरी संप्रदाय से कहता हूं कि जिस टाल से आप भजन करते हो, ऐसे पाखंडी बाबा है, तो ये टाल उनके मस्तक पे भी चढ़ाने के थोड़ा धाड़स रखो, साहस रखो, तब जाके एक जो गंदी जो पैदाश है, क्या बोलते हैं उसको, ये गंदी नाली के जो कीड़े हैं हमारे महाराष्ट्र में रेंग नहीं पाएंगे। मैं एक विधायक हूँ, ये मुझे पता है, लेकिन जब हमारे राष्ट्र संत तुकाराम महाराज का अपमान होता है तब हम क्यों नहीं बोलते? और ऐसा कोई बागेश्वर बाबा जैसा पाखंडी आता है तो हम उसके पैर धोते हैं, और उसने मंदिरों में जाके कोई एहसान नहीं किया। ये हिंदू राष्ट्र या इस्लाम राष्ट्र नहीं हो सकता। इस देश को एक कानून है, इस देश को संविधान है, इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये बाबा ऐसे बुआ बाबा बकते रहेंगे और हम उसके पीछे जाते रहेंगे तो हमारे देश की गरिमा जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगी। हमारे देश का संविधान था कि हमारे देश की राष्ट्रपति आज द्रौपदी मुर्मू जी है। हमारे देश का ये संविधान है कि चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमारे देश के संविधान ने अधिकार दिए हैं, ये कोई धर्म ग्रंथों ने तो दिए नहीं। तो बाबा ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़न के अधिकारी कहने वाले धर्म ग्रंथ अगर आपके राष्ट्र ग्रंथ होते होंगे तो हमारा राष्ट्र ग्रंथ संविधान था, संविधान है और संविधान रहेगा। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास